हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे वर्ण विचार के बारे में। मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क, च, ट, त, म, स, ह आदि। हमारे सामने 3 चित्र दिए गए। एक में है किताब, दूसरा हाथी और तीसरा चित्र एक उद्यान का है। तो बच्चों, ये ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर जब हम उनके नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से निम्नलिखित ध्वनियां उच्चारित होती हैं। जैसे किताब में कौन कौन सी ध्वनियां हैं? क, ई, त, आ, ब, अ, 6 ध्वनियां। और हाथी में ह, आ, थ, ई 4 ध्वनियां। और उद्यान में उ, द, य, आ, न, अ, इसमें भी 6 ध्वनियां हैं। तो इस प्रकार की छोटी से छोटी ध्वनियां प्रत्येक भाषा में होती हैं। इन ध्वनियों के और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। ऐसी ध्वनियां व्याकरण में वर्ण कहलाती हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। चलिए वर्णमाला के बारे में जानें। वर्णमाला का ज्ञान आपने छोटी कक्षाओं से ही लेना प्रारंभ कर दिया था, ये मुझे पता है, इसीलिए तो आज आप व्याकरण पढ़ पा रहे हैं। बच्चों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ 11। अंग अह 2 अनुस्वार हैं। क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व और श, श, स, ह। यह है 33 व्यंजन। ड, ढ 2 अतिरिक्त व्यंजन है इसमें, और श, त्र, ज्ञ, श ये 4 संयुक्त व्यंजन है। तो कुल मिला के 52 वर्ण है। अब हम जानेंगे आगे ज्ञान कैसे बढ़ाना है। तो आइए ज्ञान बढ़ाएं। श, त्र, ज्ञ, श संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि इन सभी में 2-2 व्यंजन मिले हुए हैं। श क और श से मिलकर बना है। त्र, त और र से मिलकर बना है। ज, श, क और श से मिलकर बना है। त्र, त और र से मिलकर बना है। और ज्ञ, ज और ञ से मिलकर बना है। श्र, श और र से मिलकर बना है। दूसरा है आ, ज, फ। अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा की ध्वनियां हैं, इन्हें आगत ध्वनियां भी कहते हैं। ये अर्थ भेद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे राज रहस्य, राज राज्य, यानी कि नुक्ता आते ही उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। राज नुक्ता लगाया यानी कि रहस्य, और राज यानी राज्य। फन यानी सांप का फन, और फ के नीचे का नुक्ता लगाया फन तो हुनर आ जाता है इसका अर्थ। बाल यानी सिर का बाल, और बाल अगर आगत ध्वनि का चिन्ह ऊपर लगाया तो इसका अर्थ हो जाता है गेंद। दूसरा है ड, ढ वर्ण शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, परंतु मध्य तथा अंत में इनका अत्यधिक प्रयोग होता है। जैसे बाढ़, पेड़, चढ़ना, पढ़ना, सड़ा आदि। चलिए बच्चों, अब जान लेते हैं स्वर के विषय में। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से अपने आप होता है तथा जिनके उच्चारण के समय मुख में वायु के मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध पैदा ना हो, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों की संख्या 11 है। तो चलिए अब स्वर के भेद भी जान लें। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसमें एक विशेष बात है कि वर्तमान में प्लुत स्वर के लिए कोई निर्धारित चिन्ह प्रयोग न होने के कारण व्याकरण में स्वर के 2 ही भेद माने जाते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं हम ह्रस्व स्वर के विषय में। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। और अगला है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। चलिए अब स्वरों की मात्राएं जान लें। स्वरों का स्वतंत्र रूप में भी प्रयोग किया जाता है, परंतु जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है तथा उन्हें मात्रा कहा जाता है। स्वरों के लिए निश्चित चिन्ह अथवा मात्राएं इस प्रकार है।
अ की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे शब्द है कब अब सब, आ की मात्रा एक डंडे के रूप में होती है, शब्द बना बाला छाता। छोटी की मात्रा व्यंजन के आगे से लगती है, जैसे किताब चिड़िया। बड़ी की मात्रा व्यंजन के पीछे से आती है, जैसे चील पीपल। छोटे की मात्रा भी व्यंजन के नीचे से आती है, जैसे पुल कुटिया। बड़े की मात्रा भी व्यंजन के नीचे से आती है, जैसे फूल मूली। खिंचाव होता है, छोटे ऊ को हमने तुरंत बोलना है और बड़े ऊ में खिंचाव करना है। री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे से आती है, जैसे कृपण मृग। ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर आती है, जैसे बेर शेर। आई की मात्रा भी शिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा के रूप में आती है, जैसे पैर सैर। ओ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में आती है, जैसे मोर चोर। आओ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा के रूप में आती है, जैसे लौट दौड़। बच्चों अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, यह स्वर प्रत्येक व्यंजन में छिपा रहता है। व्यंजनों का और रहित रूप लिखने के लिए उनके नीचे हलंत लगाया जाता है, यानी कि एक तिरछी रेखा खींची जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। जैसे क च ट म स ह, इनके नीचे हल चिन्ह लगाए, अर्थात ये स्वर रहित है। आइए जाने अयोगवा क्या है। स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में दो और वर्ण हैं, अ अनुस्वार तथा अह विसर्ग। इन्हें अयोगवा कहते हैं। स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, इन्हें अलग श्रेणी में रखा गया है। चलिए अब जाने अनुस्वार। अनुस्वार रेखा के ऊपर बिंदु के रूप में आता है। जिस स्वर के उच्चारण में हवा नाक से बाहर आती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है, वह ध्वनि अनुस्वार कहलाती है। इसका चिन्ह रेखा के ऊपर बिंदु के रूप में होता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पंचम या अंतिम वर्ण अनुस्वार होता है, यानी अपने वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में आता है। जैसे कंगन शंख पंख पंथ संवाद घड़ी यंत्र, सबके ऊपर बिंदु लगी है तो यहाँ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अगला है अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु। जिस स्वर के उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से बाहर आती है, उस ध्वनि को अनुनासिक कहा जाता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे चांद गांव टांग सांप आंवला छाव। अब समझ लेते हैं विसर्ग क्या है। बच्चों इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह दो बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे प्रातः नमः प्रायः अतः अंततः। चलिए स्वर तो हमने जान लिए, अब चलेंगे हम व्यंजन की ओर कि व्यंजन क्या है। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं तथा जिनका उच्चारण करने के लिए हवा को मुख में अलग अलग स्थानों पर रोकना पड़े, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद। बच्चों उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन के तीन भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। इसका उच्चारण कंठ तालु मुद्रा दांत ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है। क से म तक सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कवर क ख ग घ ढ, कंठ का जीवा के मध्य भाग से स्पर्श होना है, यानी कंठ और जीवा के मध्य भाग में इसका स्पर्श होता है, तो ये कंठस्थ व्यंजन होते हैं। चौवर्ग च छ ज झ य, तालु का जीभ के अग्र भाग से स्पर्श, आगे की भाग से स्पर्श होता है, तो इसलिए इसको तालव्य व्यंजन कहते हैं। टवर्ग ट ठ ड ढ ण, मूर्धा का जीवा के अग्र भाग से स्पर्श, इसलिए इसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तवर्ग त थ द ध न, दांत का जीभ के अग्र सिरे से स्पर्श, यानी कि दांत का जीभ के अगले हिस्से से स्पर्श होना, इसलिए ये दंत्य व्यंजन होता है। पवर्ग प फ ब भ म, ओठ का ओठ से स्पर्श, ओष्ठ्य व्यंजन, यानी होंठ का होंठ से स्पर्श होना, तो ये ओष्ठ व्यंजन है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित रहने वाला। इनकी संख्या 4 है, यह है य र ल व। अंतस्थ व्यंजनों में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, हवा भी बहुत कम समय के लिए ठहरती है, आधा कार्य हो पाता है, इसलिए ये व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण से मुख के कोई दो अवयव एक दूसरे के निकट आकर वायु निकलने के मार्ग को संकरा कर देते हैं। फलतः वायु इन अवयवों का घर्षण करती हुई बाहर आती है, जिस कारण मुख में गर्मी अथवा ऊष्मा पैदा होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे शो शो स ह। चलिए अब जाने आगत ध्वनि के बारे में, यानी कि आगत वर्ण क्या होते हैं।
विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि से आए कुछ शब्दों के उच्चारण के लिए हिंदी भाषा में ज फ यानी नीचे नुक्ता या बिंदु वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जिला, जमीन, राज, फन, जरा। विशेष बात इसमें एक है कि ड, य, ण, न, म वर्णों का उच्चारण क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ के स्पर्श के साथ साथ नासिका से भी होता है, यानी कि हर वर्ग का पंचम वर्ण नासिका के साथ भी बोला जाता है, अतः इन्हें नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। चलिए संयुक्त व्यंजन के बारे में जानें। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। श, क और श से मिलकर बना है। शब्द है क्षमा, दक्ष, क्षत्रिय। त्र, त और र से मिला संयुक्त व्यंजन है। इससे शब्द बनते हैं पत्र, त्रिशूल, मित्र। ज्ञ, ज और य से मिलकर बनता है। शब्द हैं ज्ञान, ज्ञानी, अज्ञान, यज्ञ। श्र, श और र से मिलकर बना है। श्रम, श्रमिक, आश्रम इसके शब्द हैं। चलिए बढ़ते हैं द्वित्व व्यंजन की ओर। जब एक ही स्वर रहित व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन से परस्पर संयोग होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, यानी कि एक आधा व्यंजन और एक पूरा, स्वर रहित और स्वर सहित। जैसे क और क से मिल गए आपस में, जो हल के चिन्ह के साथ है वो स्वर रहित है, यानी कि आधा लिखा जाएगा, तो क्या बनेगा शब्द मक्का, चक्का। ब और ब के साथ मिलना गुब्बारा, डिब्बा। च का च के साथ मिलना एक आधा और पूरा, बच्चा, कच्चा। द का द से मिलना गद्दा, भद्दा। ज का ज से मिलना सज्जन, छज्जा, एक आधा और एक पूरा लेकिन एक ही वर्ण। त और त के साथ मेल कुत्ता, पत्ता। नौ का नौ के गन्ना, गन्ना, पन्ना। मौ का मौ से मेल अम्मा, चम्मच। चलिए जाने आप संयुक्ताक्षर क्या है। बच्चों, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे क ख से मिला तो आधा क और ख आया, क्योंकि क के नीचे हल चिन्ह लगा है तो उसको आधा लिखना है। शब्द बनेगा मक्खी। द व से मिला तो द्वार। ल य से मिलता ल्य। ग य से मिला तो 11। श य से मिला तो श्याम। क त से मिल गया तो शब्द बनेगा इसमें भक्त। न य से मिलेगा तो न्याय। स त से मिला तो अस्थ। ह न से मिलेगा तो चिन्ह, शब्द बन जाएंगे। आइए वर्ण संयोग के नियम जानें। खड़ी पाई हटाकर। बच्चों, किसी व्यंजन के अंत में आने वाली खड़ी रेखा को हटाकर उसे अगले व्यंजन से जोड़ा जाता है। ये व्यंजन है ख, ग, घ, च, ज, झ, ञ, अण, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, श, श, स। जैसे ख्याल, इसमें खड़ी पाई हटा दी और आधा ख आ गया। ध्यान, खड़ी पाई द का हटा दिया। त्याग, त का खड़ी पाई हटा दी। प्यार का प खड़ी पाई हटाई। व्यायाम में व की खड़ी पाई हटा दी गई। सस्ता में स की खड़ी पाई हटा दी गई और उसे आधा लिखा गया। दूसरा है घुंडी हटाकर। क तथा फ को इस प्रकार से जोड़ा जाता है, जैसे क्या, घुंडी हटा दी जाती है, यानी कि वो मुड़ा हुआ जो, जैसे कि मुड़ा हुआ जो, जैसे क में जो मुड़ी हुई रेखा होती है उसको हटा दी जाता है। जैसे किया, वक्ता, रफ्तार, फ के भी हटा दी गई। इस तरह ये घुंडी हटा दी जाती है। तीसरा है हलंत लगाकर, अर्थात एक तीसरी तिरछी रेखा खींच दी जाती है, अर्थात एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है। जैसे ड, ट, ठ, ड, द, ह के नीचे हलंत लगाकर अगले व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है, जैसे चिट्ठी, लड्डू, गद्दा, चिन्ह आदि। र को विभिन्न रूपों में लिखा जाता है। अब कैसे लिखा जाता है वो जान लेते हैं। जैसे जब र स्वर रहित यानी र के नीचे हल चिन्ह होता है तो उसे रेफ कहते हैं, तो ये अपने से आगे आने वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे र को व के ऊपर लगाना है तो पर्वत, र को द के ऊपर मर्द, र य के ऊपर लगेगा तो सूर्य, र श के ऊपर लगा तो वर्षा। दूसरा है र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके पैरों में यानी नीचे की ओर लगता है। जैसे प र प्रकाश, क र क्रम, भ र भ्रम, द र
समुद्र। अगला है ट ड के साथ र का संयोग होने पर र उनके नीचे इस प्रकार जुड़ता है। जैसे ट के साथ र जुड़ा तो ट्रक ट्रेन, और ड के साथ जुड़ा तो ड्रम ड्रम। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये अभ्यास अच्छे से हो गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं और उसके कौन कौन से भेद हैं। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।